जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं और ये हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को क्लियर करके वीडियो अपलोड करके रख चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप देखिए, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का थर्ड पार्ट। चलिए, इसे करने से पहले भाई सेल को पढ़ना पड़ता है हमें, और सेल को हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। आज ये थर्ड क्लास है। हमने पिछले क्लास में जाना था दोस्तों कि सेल को मुख्यतः 4 तरह में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है, मतलब 4 प्रकार की हो सकती है। अब कौन कौन सी होती है भाई, उसे थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो में हम लोग बेसिक से जाने थे कि जो सेल होता है भाई 4 तरह की मुख्यतः होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला जो होती है आपका सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल। और दूसरा आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म। और चौथा होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने कवर किया था पिछले वीडियो में। उसमें हम लोग ये जाने थे कि सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने डिस्कस करके बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर घुसेंगे अगर हम, तो साइटोप्लाज्म के जब अंदर घुसेंगे तो इसमें दोस्तों ये से करके बनेगा एक सेल। ठीक है, और इस सेल में बहुत सारा इंटरनल पार्ट्स है। अब जिस तरह हम लोग शरीर में कितना सारा इंटरनल पार्ट है, सारे इंटरनल पार्ट मिल के ही दोस्तों हम लोग एक शरीर का निर्माण किए हैं। अब ऐसा थोड़ी कि किडनी के बलबूते हम लोग खड़े हैं, नहीं ना। तो शरीर में बहुत सारा ऑर्गन है जो मिलकर पूरा एक शरीर को स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया और उसके हिसाब से कामों को करवाता है, और हम लोग जीवित हैं। ठीक है, सेम उसी तरह सेल के अंदर में अगर बात करें हम, सेल के अंदर में तो भी उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कामों को करते हैं और उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो सेल ही नहीं होगा। जैसे होता है ना कि छोटा, अगर बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहाँ से होगा, अब बेटा नहीं होगा तो उसका नाती ही कहाँ से होगा, है ना। तो टूट के बना है, तो वो छोटा से छोटा पढ़ रहे हैं, छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, इस तरह करके पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे छोटा क्या होता है? तो सेल होता है। अब सेल के अंदर में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हम लोग इस दोनों का डिफरेंस जो था सेल वाला और सेल मेम्ब्रेन पिछले वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे। आज मेरा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म आखिर होता क्या है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, ध्यान समझिएगा। इसमें पाया जाता है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। एम से क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जी से हो गया आपका गोल्जी बॉडी, ठीक, और सी से हो गया आपका सेंट्रोसोम, और फिर हो गया यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक, वैक्यूल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। ठीक है, इसी में दोस्तों राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें फिर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पार्ट होता है। इतने सारे पार्ट्स होते हैं और सबका वर्क है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर एक भी गड़बड़ हुआ ना तो पूरा वहाँ का सेल ही डेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, एक होता है प्लास्टिड जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे डिटेल से। प्लास्टिड, ठीक है, पी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिक पेड़ पौधे में होते हैं। मैं अभी पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दोस्तों सिंपल जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु के बारे में मतलब जिसमें जान है और जो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, उसमें कोशिका के अंदर में इन सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, सिर्फ प्लास्टिड को छोड़कर। प्लास्टिड होता है किसमें? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोशिका के अंदर ये भी आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो, मानव कोशिका की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, जितने सारे जंतु हैं उनकी कोशिकाओं की बात करें तो ये सारे पार्ट इसमें होते हैं। तो हमें बारी बारी से दोस्तों सभी के बारे में जानना है कि आखिर चीज़ें होती क्या है। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए, चलिए, अगर आपको फिगर बनाना नहीं आया हो इस फिगर को कि क्या क्या होता है तो एक बार बना सकते हैं आप। देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इस फिगर को समझ जाओगे ना कि कौन कौन पार्ट्स हैं एक सेल के अंदर, तो आप कंफर्म चीज़ों को सीख जाओगे। पहला क्या था भाई? पहला क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या था गोल्जी बॉडी, तीसरा क्या था सेंट्रोसोम, चौथा क्या था लाइसोसोम, ठीक है, पांचवा क्या था वैक्यूल्स, यहाँ पे क्या था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चीज़ें इधर उधर हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में लिखा जाए, लेकिन सेल के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा न्यूक्लियस।
इतने सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों पढ़ना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आखिर होता क्या, ठीक है। चलिए मैं हेडिंग देता हूँ वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बता सकते हैं आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है ये हमें बता सकते हैं? चलिए बताइए भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होती क्या है, बता दो। बता। देख भाई, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कोशिका के अंदर, ध्यान समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होगा। तो इसका जो फिगर बनेगा तो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे लंबा बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फिगर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या ना, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहने का मतलब देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी मिलता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और यहाँ पे एनर्जी बनाता है ये। कोई पूछेगा कि भाई हम लोग का बॉडी में एनर्जी कहाँ मिलता है, बनता है, तो क्या बोलोगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों पावर हाउस भी कहते हैं इसे, गृह शक्ति भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग का भोजन निर्माण होता है, हम लोग का भोजन बनता है। हम लोग का भोजन जितना तारा हम लोग खाते हैं सब यहीं पर जाके बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसके रूप में? तो ATP के रूप में, ATP और ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ATP और ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ऊर्जा मिलता है। और ये ATP और ग्लूकोज कब बनता है भाई? जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र चलेगा इस तरह, तभी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऊर्जा का उत्पन्न हो पाएगा और वो ऊर्जा बना पाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है। पहला, इसकी जो खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, वो किया था भाई अल्टमैन ने। अल्टमैन। क्वेश्चन पूछता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था, कौन बोला था इस बात को कि कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? इस बात को कौन बोला था? तो अल्टमैन साहब ने बोले थे कि भाई हमारे कोशिका के अंदर में एक पार्ट्स है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसका खोज किया था। कौन किया था भाई? तो अल्टमैन ने किया था। कौन? अल्टमैन ने किया था। दूसरा पॉइंट होता है भाई, यहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है, ऑक्सीशोषण प्रक्रिया होता है। ऑक्सीशोषण कहने का मतलब है भाई, यहाँ ध्यान समझना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सबसे पहले सांस कहाँ जाता है? हमारा लंग्स में जाता है, हमारा फेफड़ा में जाता है। वो क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो एनर्जी बना ही नहीं पाएगा, वो ग्लूकोज बना ही नहीं पाएगा, वो ATP का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग सांस लेते हैं वो जाता है हमारा लंग्स के पास। लंग्स किसको डायरेक्ट भेजता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब जैसे हवा, मेरा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया तो वो क्या करेगा? अपना एनर्जी बनाना चालू कर देगा। इस वजह से दोस्तों इसको कहते हैं ऑक्सीशोषण प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीशोषण प्रक्रिया है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पूछता है क्वेश्चन कि किस टाइप की प्रक्रिया चलती है, तो ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया चलती है इसमें। 2 पॉइंट समझ में आया? 2 पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर में अगर बात करें हम, तो एक क्रेब्स चक्र चलता है। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर में क्या चलता है भाई? एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र चलता है। अब इसी क्रेब्स चक्र के वजह से दोस्तों ये ATP और ग्लूकोज का निर्माण कर पाता है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऊर्जा किसके फलस्वरूप बनता है? कौन सा ऐसा कार्य होता है जिसके फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना पाता है? तो सिंपल दोस्तों, इसके अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक चक्र चलता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। इस चक्र को क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप ही दोस्तों ये अपना भोजन को निर्माण कर पाता है। सब के बारे में पढ़ेंगे। भोजन निर्माण कराना, भोजन को भेजने का, शरीर का काम कि सभी भागों में करने का काम भी करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? इसको सब डिटेल से पढ़ेंगे भाई। हम आज पढ़ रहे हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया क्या होता है भाई? क्योंकि इसकी खोज जो किया था अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने इसका खोज किया था। ऑक्सीशोषण प्रक्रिया होता है। सबसे पहले सांस लेते हैं, कहाँ जाता है? हमारा फेफड़ा में। फेफड़ा किसको ट्रांसफ़र करता है? तो हमारे
माइटोकॉन्ड्रिया साहब को। अब वो क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेता है, उसी के फलस्वरूप वो क्या करता है, एटीपी का निर्माण कर पाता है। अच्छा, क्रेब्स चक्र चलने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, दो चीज़ बनता है। क्या बनता है, एक एटीपी बनता है और एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है, एटीपी बनता है और ग्लूकोज बनता है, दो चीज़ यहाँ पे बनती है। अब इसी की वजह से दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात करें कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना हुआ है, इसका आंतरिक परत, आंतरिक परत कहने का मतलब अंदर वाला परत, देख रहे हैं, इसकी आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इसकी आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इसकी आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट कि इसकी आंतरिक परत, आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। याद रखिएगा नाम को, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों ये, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टी कहते हैं इसे। आंतरिक दीवार इसकी जो होती है, आंतरिक दीवार जो होती है, आंतरिक परत जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। समझ में आया टोटल, ये था दोस्तों टोटल आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में बात करें तो सूत्र कणिका बोलते हैं। हिंदी में बात करें इसको तो सूत्र कणिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, सूत्र कणिका बोलते हैं। समझ में आया। एक सेल था, सेल के अंदर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था, गोल्जी बॉडी था, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम था तो लाइसोसोम था, लाइसोसोम था तो वैक्यूल्स है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। तो इन सारे के बारे में डिटेल से अगर अध्ययन कर लेते हैं ना, तो हम लोग सेल को बहुत अच्छे ढंग से जान पाएंगे कि सेल के अंदर में क्या क्या काम हो रही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है, जितना सारा पॉइंट्स हमको हो सकता था दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की यहाँ पे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं कि इसके अंदर में हमने क्या क्या बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब यहीं पे हम समझ लेते हैं साथ ही साथ इस गोल्जी बॉडी का काम। सिंपल में समझेंगे, इसका एक ही काम है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसकी खोज जो किया था, किसकी खोज भाई, तो गोल्जी बॉडी की कौन किया था, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम ही था, इसके नाम के ऊपर ही दोस्तों इसका नाम रखा गया है। ये जो गोल्जी बॉडी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं क्या, जिसे समझ रहे हैं ना, जिसे क्या होता है गोल्जी बॉडी। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा सा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एक क्रेब्स चक्र चलता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी और ग्लूकोज बनता है। हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी, ये सेकेंड हेडिंग है। ठीक है, पहला हेडिंग यहाँ पे था मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरा हेडिंग है आपका गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है, जैसे अगर हम लोग खाना बना लेते हैं, कोई खाना बनाता है और कोई खाना को पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम लोग गांव देहात में क्या होता है, कोई किसान जब खेत पर जाता है तो उसका परिवार जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसे खाना ले जाने का काम करते हैं वहाँ पे उसके खेत के ऊपर, खेत में मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो खाना बनाने का जो काम हुआ, जो खाना बनाया, वो क्या कहलाएगा, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। लेकिन उसी खाना को कहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है, किसान तक। तो जिसके माध्यम से खाना पहुँच रहा है उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। मतलब कहें इस तरह हम कि कोशिका के अंदर में जो भोजन निर्माण का जो प्रोसेस था, जो भोजन बनाने का जो क्रिया था, वो किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया था। अब एक जगह भोजन निर्माण हुआ एटीपी के रूप में और ग्लूकोज के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अब क्या किया, उसको ना शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कोई ना कोई तो पार्ट्स होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पार्ट से हमारा शरीर का बॉडी बढ़ेगा और जगह नहीं बढ़ेगा। हमारा शरीर इतना बढ़ा है, डेवलप किया है, तो कैसे हुआ है, क्योंकि सभी भागों में कुछ ना कुछ एनर्जी गया है। उंगली बढ़ रहा है, छोटा से बच्चे थे तो छोटा उंगली था, और धीरे धीरे उंगली भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, पेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। किसकी वजह से, तो इसी गोल्जी बॉडी की वजह से, क्योंकि ये जो हमारा भोजन बना था माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम कर रहा है कौन, गोल्जी बॉडी। और इसकी खोज किसने किया था, तो
कैमिलो गोल्जी ने किया था। सिंपल इसका बोले अगर हम तो पदार्थ का परिवहन करने का काम करता है ये, ध्यान समझिएगा क्या काम करता है ये, पदार्थ का परिवहन। देखो इसका काम है भाई, लिख देते हैं यहाँ पे काम, तो पदार्थों का परिवहन। ठीक है, कि जो भी एनर्जी मिल गया हमारा शरीर में उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। यहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आया। दो चीज़, खाना बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से चलते हैं, इसके आगे वाला भाग में हम चलते हैं। तो मुझे भाई ये बता दो कि क्या क्या इस कोशिका के अंदर में है, बता दो थोड़ा सा में। पहला क्या था भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया था, दूसरा क्या था, तो गोल्जी बॉडी था। हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या था, तो सेंट्रोसोम था, उसके बाद क्या था, तो लाइसोसोम था, उसके बाद क्या था, तो वैक्यूल्स था, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, फिर राइबोसोम था, फिर न्यूक्लियस था, है ना। ये चीज़ें हैं इसमें, प्लास्टिड पेड़ पौधे में होता है। तो ये सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने कवर किया यहाँ पे किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, गोल्जी बॉडी को, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, पावर हाउस कहते हैं इसको, और उसी ऊर्जा को शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके बारे में। अगर हम यहाँ पे इसको लिख दूँ, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, सेंट्रोसोम। कोई दिक्कत नहीं, कोशिका के अंदर का ही भाग है ना, तो इधर उधर हो सकता है, वो अपना जगह इधर उधर कर सकता है, लेकिन कोशिका के अंदर में ही सारी चीज़ें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और न्यूक्लियस, ये चीज़ें कोशिका के अंदर में है, तो हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो हमें पढ़ना बेसिक रूप से क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये था शॉर्ट में दोस्तों, इसको ईआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक और आर से हो गया रेक्टिकुलम। यहाँ तक समझ में आ। देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये दोस्तों कोशिका को अंदर से सहायता देता है। ये कोशिका है, कोशिका मतलब इतना छोटा कि उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा बहुत दिखाई देगा, है ना। तो मान के चलते हैं हम कि ये क्या है, मेरा कोशिका है। अब इसका कोशिका को क्या करता है, अंदर से ये सहायता देता है। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसी को ना कोशिका का कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं कोशिका का कंकाल। अब कंकाल का काम क्या होता है, जिस तरह हम लोग बॉडी में, हम लोग के अंदर में क्या है, हड्डी है, वो हड्डी क्या करता है, क्या वर्क करता है, तो हमें एक सहायता देता है चलने के लिए, हमें सहायता करता है खड़ा रहने के लिए, हमें सहायता करता है दौड़ने के लिए। अगर मान के चलिए आपका रीढ़ की हड्डी किसी वजह से टूट जाता है, तो क्या आप कभी खड़ा हो पाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो उसके अंदर कंकाल था बॉडी के अंदर, वो टूट चुका है, वो किसी काम का नहीं है। अलग बात है आप उसको ज्वाइंट करेंगे, लेकिन उतने भी बेटर ढंग से वो ज्वाइंट नहीं होगा, फिर भी आपको दिक्कत ही होगा, है ना। तो कंकाल का जो काम करने का काम होता है, किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो कोशिका के अंदर में कंकाल का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब हम लोग का कंकाल का काम क्या होता है, तो देखो कंकाल के अंदर में हार्ट है, लीवर है, और बहुत सारा अंदर मटेरियल्स है, उसको सेफ्टी करता है, वो उसको बचाता है, कोशिका को बचाने का काम करता है हमारा कंकाल। समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें हैं। तो कंकाल समझ में आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट इसका, कि यह कोशिका को सहायता करता है, यह कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। आंतरिक कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे अंदर से, ठीक है, कोशिका के अंदर सहायता देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, इसे कोशिका का कंकाल कहता है। कंकाल क्यों भाई, क्योंकि ये कोशिका को बचाने का मदद करता है, बचाने में मदद करता है, इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। समझ में आया, दो चीज़ समझ में आया।
कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, तो ये कोशिका का कंकाल कहते हैं इसे। अब कंकाल का काम क्या होता है, तो उसको सेफ्टी देना काम होता है। हम लोग का शरीर में सेफ्टी देने का काम कौन करता है, तो कंकाल करता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होता है भाई, वो बेसिक रूप से दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। पहला जो होता है आपका वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब दोनों का वर्क है भाई कि स्मूथ का काम क्या है और रफ का काम क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो बनाता है दो चीज़ को, बेसिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, और एक और होता है वसा, जिसको कहते हैं फैट। दो कामों को बनाने का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो स्मूथ वाला पार्ट है वो। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का दो पार्ट होता है भाई, और पहला पार्ट जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब रफ वाला में एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम, ध्यान समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसमें दो चीज़ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। लेकिन रफ वाला में एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। यार से यहाँ पे लिखे थे नाम क्या है, राइबोसोम। अरे ये दोस्तों राइबोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोग को शरीर में जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वह कौन करता है, तो राइबोसोम, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। देख भाई, देख ध्यान समझ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो होता क्या है, तो यह कोशिका को आंतरिक सहायता देता है, मतलब कोशिका के अंदर को सेफ्टी देता है। ये कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। हम लोग का शरीर में कंकाल है ना, वो क्या करता है, कोशिका के अंदर में, शरीर के अंदर में जितने सारे पार्ट्स हैं उसको बचाने में मदद करता है। अब किसी को चोट लगता है यहाँ पे छाती में, तो उसके बोन में लग रहा है, उसके हार्ट में नहीं लग रहा, लेकिन जोर से मारोगे भाई तो हार्ट ही पे लगेगा ना, तो फिर भी वो क्या कवच के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा बोन, हमारा जो ऊपर में हड्डी है, दिल के ऊपर में जो हड्डी लगी यहाँ पे छाती में, छीने में, वो क्या कर रही है, वो हार्ट को सेफ्टी दे रही है, बचा रही है। अगर किसी गलती से लग गया तो उसको रोका जा सकता है, लेकिन जोर से मारोगे भाई तो क्या होगा, वो तो प्यारे हो जाएगा ना। तो बेसिक रूप से इसे कंकाल कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। किसका, कोशिका का कंकाल कहते हैं, ठीक है। बेसिक रूप से दोस्तों ये दो तरह का होता है। एक पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो जो बढ़ता है इसमें कैसे बढ़ता है, तो एक बढ़ता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, और एक बढ़ता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। स्मूथ वाला क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, तो वसा बनाता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों राइबोसोम। और यही राइबोसोम जो होता है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नहीं, गलत हो जाएगा आपका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो राइबोसोम पाया जाता है ना, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये मेरा राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फंसाया भी है, बहुत बार हम क्वेश्चन देखे हैं। क्या बोलता है ना, बोलता है सिंपल कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर कौन करता है। बच्चा लोग जो ऊपर ऊपर पढ़े रहते हैं क्या बोल देते हैं कि एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, और रफ होना क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नहीं, रफ के अंदर में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन को निर्माण काम करता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आया, इसे मैं क्लियर करूँ, एक बार इसे आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसके आगे हम करते हैं कि राइबोसोम आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अभी हमने क्या जाना कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग, है ना। पहला भाग का नाम दिए हम लोग क्या, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा का नाम दिए हमने क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ हमको पता चल गया था कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। चलिए लिख देते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, दो चीज़ों का निर्माण करता है ये।
लेकिन ये क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम। क्या पाया जाता है भाई, तो राइबोसोम। और यही राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना बेसिक रूप से। अब देखो भाई, अब राइबोसोम होता है क्या, इसे हमें जानना है। तो बेसिक रूप से राइबोसोम के बारे में अगर जानेंगे हम लोग, राइबोसोम कि राइबोसोम हो है क्या, राइबोसोम है क्या। तो बेसिक रूप से दोस्तों इसको राइबोसोम को ना दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है 70S और दूसरा है 80S। एस कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका कहने का मतलब है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट का कि कोई द्रव जो है, कोई द्रव पानी में रखेंगे अगर हम तो कितना जल्दी बैठेगा, वो चीज़ दिखाता है कि इसको सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। कोई द्रव जो है दोस्तों पानी में अगर उसे रखेंगे हम तो कितना जल्दी बैठेगा, कौन बैठेगा पहले 70S कि 80S वाला, ये हमें ध्यान देना, ठीक है। देखो 70S जो होता है ना, 70S जो होता है दोस्तों ये बहुत हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है पहला। दूसरा क्या होता है, ये जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों हम डिटेल से बता रहे हैं भैया, बस टाइम दो हमें भाई यार। किस में जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन, 70S। और 80S क्या होता है भाई, ये हल्का है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भारी हो जाएगा ना। हल्का का उल्टा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ये बहुत क्या होता है, भारी होता है। और ये जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। चलो दिख रहा है ना, चलो समझ में आया। राइबोसोम जो होता है दोस्तों क्या होता है कि राइबोसोम किस में होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला पार्ट होता है ना, रफ वाला पार्ट, उसमें राइबोसोम पाया जाता है। वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम दोस्तों दो तरह का होता है। क्या होता है, 70 सेंटीमेंटेशन और एक होता है 80 सेंटीमेंटेशन। अब 70 सेंटीमेंटेशन जो होता है क्या होता है, हल्का होता है। और ये क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या होता है, भारी होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब ध्यान से यहाँ समझना ये भाई कि आखिर हम राइबोसोम को और किस नाम से जान सकते हैं, राइबोसोम को हम किस नाम से जान सकते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें हम राइबोसोम, तो राइबोसोम को दोस्तों फैक्ट्री बोल सकते हैं। किसका फैक्ट्री, तो क्या बताए थे अभी हम, प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री बोल सकते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं, प्रोटीन के निर्माण, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण राइबोसोम करता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री, ऐसे नहीं निर्माण नहीं बोल सकते यहाँ पे, प्रोटीन की फैक्ट्री को अगर हम जानेंगे किस नाम से, तो किस नाम से जानेंगे भाई, तो राइबोसोम, राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम को दोस्तों लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आखिर होता है क्या ये चीज़ें, देखो जो राइबोसोम होता है ना, कोशिका का सबसे छोटी इकाई होता है। राइबोसोम जो होता है दोस्तों, राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। अब सोचो कोशिका तो एक ऑलरेडी छोटा है, कोशिका है वो क्या है, एक ऑलरेडी छोटा है। अब उसके अंदर में सबसे जो छोटा पार्ट है वो क्या है, मेरा राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ होता है भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा बनाता है। रफ क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो होता है वो रफ में तो पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम की वजह से दोस्तों ये प्रोटीन का निर्माण कर पाता है। सिंपल इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है, नहीं बोल सकते। लेकिन राइबोसोम अब जो है, अब हमें उसे जानना होता है कि राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम को दोस्तों बेसिक रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है 70S, एक है 80S। 70S, एस कहने का मतलब है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि कोई द्रव जो है उसको पानी में रखेंगे तो कितना मात्रा में, कितना जल्दी में वो बैठेगा नीचे, ठीक है। तो 70S क्या होता है, बहुत हल्का होता है।
और ये किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि ATS क्या होता है? भारी होता है। और ये किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन को फैक्ट्री जो होता है राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम समझ में आ गया। और जो राइबोसोम होता है ना, कोशिका के सबसे छोटा अंग होता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। थोड़ा सा भी हम हिंट देते हैं, बाकी इसका स्पेशल क्लास चलेगा। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हल्का होने की वजह से ये जो छोटे कोशिकाएं होती है, जो छोटे जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम होगा, मतलब जिसको ना के बराबर हम देख सकते हैं आँखों से, खुली आँखों से, है ना, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 70S। लेकिन हम लोग मनुष्य जाति में जिसमें जान होता है, जो बड़ा होता है ना, उसमें क्या होता है? हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। हम लोग के अंदर में किस टाइप का कोशिका पाया जाएगा? तो 80S। हम लोग के कोशिकाओं, मनुष्य के, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में 80S पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी होता है। ठीक है, हम लोग क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, है ना, छोटे छोटे जीव जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें 70S पाया जाता है। ये किस में होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये समसूत्री होता है, मैं आगे आपको बताएंगे डिटेल से। लेकिन अभी समझना आपको सिंपल कि प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है जो छोटे कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिका, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब है दोस्तों कि जो बड़े जीवों में पाया जाता है, जैसे हम लोग मनुष्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, इसके आगे दोस्तों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ, कोई क्वेश्चन सवाल है आप हमसे आपका, तो आप बेफिक्र कमेंट करके पूछ सकते हैं कि चीज़ें कैसे होती है। मैं उसका जवाब देने का भरपूर कोशिश करूँगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेहनत लगती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।